अच्छा दोस्तों, नमस्कार। कलम के आज इस जूम इवेंट में इनमें जो लोग हमारे लंदन के कलम से जुड़े हुए हैं वो जानते हैं कि हम ये कलम सीरीज यहाँ पर 2018 से कर रहे हैं। ये प्रभा खैतान फाउंडेशन का इनिशिएटिव है कलम, जो 2015 से शुरू हुआ था और भारत के 25-30 शहरों में होता है और 2018 से लंदन में भी आरंभ हुआ। इसमें बहुत से हमारे भारत के लेखक, कवि, साहित्यकार यहाँ पर आते रहे हैं। और लेकिन ये कोरोना का जो दौर चल रहा है, कोरोना काल में हम लोगों को जूम का सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें वाडी फाउंडेशन हमारे पार्टनर्स हैं और ब्रिटिश काउंसिल भी हमारे पार्टनर्स हैं, उनका भी हमें सहयोग मिलता है इस आयोजन में। तो ये यूके हिंदी समिति वातायन द्वारा आयोजित कार्यक्रम है लंदन का, प्रभा खैतान फाउंडेशन के तत्वावधान में। भारत के लेखकों और साहित्यकारों और कवियों को एक तो परिचय कराने का, रूबरू कराने का, लंदन के जो हिंदी प्रेमी हैं, साहित्य प्रेमी हैं, लेखक कवि हैं, उनके साथ। और आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच भारत के एक ऐसे युवा रचनाकार इसमें शामिल हैं, अर्पित वगेरिया जी, जिनके कुछ उपन्यास जैसे बी माई परफेक्ट एंडिंग और यू आर माई रीजन टू स्माइल बहुत बेस्ट सेलर रहे हैं। और बहुत उन उपन्यासों के कारण भी अर्पित जी ने एक अपना विशेष स्थान बनाया है साहित्य जगत में। और वैसे जो प्रोफेशनली अर्पित जी जो हैं वो पटकथा लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर, और आपने कई टीवी चैनल्स के प्रोग्राम के लिए भी लिखे हैं, जैसे जैसे कानपुर वाले एक पुराना वास हम लोगों में से बहुत लोगों ने देखा है, जिसमें जो सुनील ग्रोवर जी के लिए स्क्रिप्ट लिखा था आपने, जो इतने पॉपुलर, इतने प्रचलित कॉमेडियन हैं, टेलीविजन स्टार हैं, फिल्म एक्टर हैं। और साथ में इंडियाज नेक्स्ट ड्रामेबाज सीजन 2 और 3 का लेखन भी अर्पित जी ने ही किया है। इंडियन आइडल 9, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के अलावा आईफा अवार्ड्स, जिससे हम सब लोग परिचित हैं, वो स्पेन में जो हुआ था, मैड्रिड में, न्यूयॉर्क में, थाईलैंड में, उन सब की स्क्रिप्ट और पटकथा अर्पित जी द्वारा ही लिखी गई थी। यह बड़ा सौभाग्य कि ऐसा विशेष व्यक्ति आज हमारे बीच है जिसने पर्दे के पीछे इतना काम किया है। और हम लोग तो सब कलाकारों और एक्टर्स और परफॉर्मर्स को टीवी चैनल और मंचों पर देखते हैं और वो लोग वाहवाही लूट जाते हैं। तो आज हम मिल रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो उन लोगों के उस परफॉर्मेंस को, उन लोगों की आवाज को शब्द देता देता रहा है पर्दे के पीछे से, आज हमारे बीच हैं। इसके अलावा भी आपने बहुत से साहित्यिक समारोह में भाग लिया है अपने वक्तव्यों से। आपने एक जो क्रिएटिव राइटिंग है और क्रिएटिविटी है साहित्य की और हमारे समाज की, उसको आपने शब्द दिए हैं। हम पे स्वागत करता हूँ ऐसे युवा रचनाकार अर्पित वगेरिया जी का आज लंदन कलम में। थैंक यू सो तो मच मैं पद्मेश सर, थैंक यू सो मच। हाँ, तो वैसे तो आज का माहौल कुछ ऐसा होता कि हम लंदन के क्विलिन रेस्टोरेंट में बैठे होते, कुछ वहाँ के उनकी हॉस्पिटैलिटी ले रहे होते, चाय कॉफी, उनका जो वड़ा है और समोसे वो खा रहे होते। लेकिन आज क्विलिन की जगह ले ली है जूम ने। तो आइए हम जूम का भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने हम एक प्लेटफॉर्म ऐसा दिया है कि आज हम लोग का जो जीवन कोरोना के दौर में, कोरोना काल में बीत रहा है, इसके माध्यम से हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। तो मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अर्पित जी से यही पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि आप हैं कहाँ पर इस समय, और कोरोना काल ने आपके रचनात्मक लेखन को से आप क्या पा रहे हैं और क्या खो रहे हैं, अर्पित जी। सबसे पहले तो पद्मेश सर, थैंक यू सो मच, आपने इतना प्यारा सा इंट्रोडक्शन दिया। और मैं भी यही चाहता था कि कहीं ना कहीं लंदन में बैठकर हम लोग साथ में इस इवेंट को एंजॉय कर रहे होते और पर्सनल लेवल के ऊपर सभी लोग बातचीत कर रहे होते, क्योंकि मैं हमेशा से ये चीज़ मानता हूँ कि साथ में थोड़ा सा मिलना। माइक पास ले लें, थोड़ा सा माइक पास ले लें। हाँ जी सर, अभी आप सुन पा रहे हैं? जी जी जी। हाँ जी, तो मैं यही तो बोल रहा था कि कहीं ना कहीं जो पर्सनली मिलने का मज़ा होता है वो एक बहुत ही कमाल होता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें कहीं ना कहीं धन्यवाद भी देना चाहिए जूम का, कि भले ही इस कोरोना काल के अंदर हर किसी को कोरोना ने घर के अंदर बैठा दिया है, लेकिन हम लोग फिर भी एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। तो जो आपका सर एक सवाल था कि मैं कहाँ हूँ, तो सर मैं फ़िलहाल अपने होम टाउन इंदौर में हूँ। मैं इंदौर का रहने वाला हूँ। पिछले 10-12 सालों से मुंबई में रह रहा हूँ। अपने कॉलेज भी मैंने वहीं से किया और फिर उसके बाद में काम में भी वहीं पर ही लग गया। तो फ़िलहाल इंदौर में हूँ और इंदौर की स्थिति जैसा कि हर कोई जानता है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गंभीर है।
because of corona. There are lots of people who are getting positive results for corona, और यही है कि पूरी तरीके से घर पर बैठा हूँ, मम्मी पापा के साथ में जो पिछले 10-12 सालों के अंदर वक्त नहीं बिताया था, कोई कसर नहीं छोड़ रहा हूँ, पूरी अच्छी तरीके से वक्त उनके साथ बिताने के लिए, भाई के साथ। और मेरे हिसाब से तो सर मैं 90s में वापस आ गया हूँ। वाह, बड़ी सुंदर बात है कि 90s में जैसे आप वापस आए, लेकिन जब वापस आने के पहले जब आप वहां से निकले थे और लेखन के क्षेत्र में गए, और लेखन का क्षेत्र आपको इस पॉपुलर चैनल्स की तरफ ले गया, चाहे वो टेलीविजन हो, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, और ये अवार्ड इवेंट्स हो, तो यहाँ की यात्रा आपकी कैसी रही है? वहाँ कैसे पहुंच गए इंदौर से मुंबई? सर यहीं से स्टार्ट करता हूँ कि इंदौर के बाद में मैं पुणे चले गया था 1 साल के लिए, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि हर छोटे शहर में रहने वाले इंसान की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि वो बड़े शहर की ओर भागे। अलग अलग रीज़न होते हैं सबके, मेरे भी वही थे कि यार मैं पुणे जाऊंगा, मैं शायद उधर कुछ कमाल कर जाऊँ, नए दोस्त बनाऊंगा, मेरे बहुत ज़्यादा ये रीज़न। तो 1 साल मैं पुणे रहा, उसके बाद में मैं फिर चले गया मुंबई। तो मुंबई में सर मैंने सबसे पहले एमबीए किया, लेकिन उसके पहले की मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा से एक, आप मुझे सुन पा रहे हैं ना क्लियरली? अभी आवाज़ क्लियरली आ रही है ना? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, तो अभी ठीक है। हाँ, मैं हमेशा से एक ऐसा लड़का रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता था। मतलब किसी ने कहा कि यार सीए कर लेना चाहिए, तो मैं सीए करने लग गया, और फिर पता चला कि एमबीए करना कूल होता है आजकल, तो एमबीए करने लग गया। तो मैं ज़िंदगी में 21-22 साल तक तो कम से कम वो ही चीज़ें करता रहा जो मेरे इर्द गिर्द के लोग करते थे। बड़ा मज़ा आता था कि यार ये कूल है चीज़ है, ये कर लेनी चाहिए। तो ऐसे करते करते एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट बना, और मैनेजमेंट ग्रेजुएट बनने के साथ साथ में मैंने सोचा कि क्यों ना एक कहानी लिखी जाए, क्योंकि पढ़ने का तो शौक हमेशा से था ही सही। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक कहानी लिखी जाए जो कहीं ना कहीं मेरी ही खुद की ही लाइफ से रिलेटेड है। उसे कोई पढ़े ना पढ़े, लेकिन एटलीस्ट मुझे लगेगा कि मैंने एक कहानी लिख दी। और ये, इसके पीछे का मोटिवेशन ये था कि अ, हमारे यहाँ पर कोई किसी लड़के को गिटार बजाना आता था, किसी को डांस करना आता था, किसी को बहुत अच्छा गाना गाता था, गाना गाना आता था, तो मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत लिखना आता था। मैंने सोचा कि मेरी गर्लफ्रेंड को कैसे इम्प्रेस करूँ, लड़कियों को कैसे इम्प्रेस किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अपनी सबसे पहली कहानी लिखूंगा जो मेरी खुद की लाइफ, मेरी खुद की लव स्टोरी के इर्द गिर्द लिखी गई कहानी हो, और मैं उसको उसके बर्थडे के दिन इस चीज़ को गिफ्ट कर दूंगा। और सर वैसा ही हुआ। वैसे ही सबसे पहली मैंने नॉवेल लिखी, और जब नॉवेल लिखी तो पता नहीं था कि किसी दिन पब्लिश भी हो सकती है। वो पब्लिश हुई, उसके ऊपर एक बढ़िया सा रिस्पॉन्स लोगों का आने लगा, लोगों के मैसेजेस आने लगे, तो लगा कि यार शायद कुछ ठीक ठाक सा काम किया है, लोगों को पसंद आ रही है चीज़ें। फिर तब मैंने ये चीज़ डिसाइड किया कि यार शायद अब इतने वक्त के बाद में मुझे क्लियर हुआ है कि मैं लाइफ में कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ, वो है राइटिंग। तो क्यों ना ऐसे प्रोफेशन बनाने के पीछे थोड़ी बहुत भागा दौड़ी की जाए। तो ये सोचना हुआ ही था कि कुछ महीनों के अंदर टेलीविज़न प्रोड्यूसर का एक कॉल आया कि हमने आपकी सबसे पहली किताब पढ़ी जो कि एक लव स्टोरी है, वी वुड वांट यू टू राइट फॉर इंडियन टेलीविजन शोज। तो दैट इज हाउ द जर्नी स्टार्टेड इनटू द राइटिंग। बहुत बढ़िया अर्पित जी। ये बहुत सौभाग्य की बात होती है, और सौभाग्यशाली लोग होते हैं दुनिया में, बहुत कम लोग कि जिसमें उनका इंटरेस्ट होता है, जो उनकी हॉबी होती है, वही प्रोफेशन भी बन जाता है। जी सर, बिल्कुल। और लेकिन उसके पीछे डेफिनेटली आपने जो परिश्रम किया है, मेहनत की है, वो आती है। तो आपकी ने उपन्यास जो लिखे हैं, ऐसा लगता है अंग्रेजी में लिखे थे आपने पहले, और फिर आप हिंदी की पटकथा में आ गए, या तो आप मूलतः किस जुबान में, किस भाषा में लिखते रहे? सर सबसे पहली जो किताब लिखी थी वो लिखी इंग्लिश में ही थी, और मेरी कुछ, मैंने अभी तक कुछ 5 किताबें इंग्लिश में लिखी है। लेकिन हमेशा से, क्योंकि एक ऐसे प्रदेश का रहने वाला हूँ जहाँ पे हिंदी ही बोली जाती है, तो आज भी जब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो सबसे पहले थॉट्स तो हिंदी में ही आते हैं। और अच्छी बात जी। यह है कि इंग्लिश लिखने के साथ साथ में मेरी जो बुक्स है वो फिर हिंदी में भी आने लगी। तो फिलहाल 2 बुक्स इसी के साथ में हिंदी में भी आ गई, जो कि यू आर माई रीजन टू स्माइल का एक हिंदी था, ये मुस्कुराने की वजह तुम हो, और बी माई परफेक्ट एंडिंग का है हमारी अधूरी कहानी। तो अब मैं ओरिजिनल स्टोरीज भी हिंदी में लिखना शुरू किया है अभी, और साथ ही साथ में जो नॉवेल्स इंग्लिश में लिखता हूँ उसका भी हिंदी ट्रांसलेशन करता रहूँगा। वाह। तो अभी जी आपका मुख्य विषय किस तरफ रहा है? ये लव और रोमांस की तरफ रहा है, या कॉमेडी की तरफ रहा है, और या फिक्शन, किस किस? सर एक्चुअली दोनों की तरफ, क्योंकि जब मैं किताबें लिखता हूँ तो उसमें मैं लव रोमांस डालता हूँ, और कहीं ना कहीं कॉमेडी का तड़का उसके अंदर होता है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम चलती फिरती कॉमेडी जो कर जाते हैं वो रहता है। लेकिन जो मैं टेलीविजन शोज लिखता हूँ उसके अंदर कंप्लीटली कॉमेडी लिखता हूँ।
और वैसी कॉमेडी जो कि हम जैसे कि देखते कि पंच कॉमेडी जो होती है वैसी मैं टेलीविजन के लिए लिखना पसंद करता हूँ। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मुझे ईश्वर ने ये दोनों चीजें करने का मौका दे दिया, जो मैं अलग अलग मीडियम के लिए जरूर कर रहा हूँ, लेकिन यही कहीं ना कहीं मेरी पर्सनालिटी है, लव, कॉमेडी और रोमांस। तो ये तीनों चीजें कभी नॉवेल के अंदर तो कभी टेलीविजन के अंदर मैं पूरी करता हूँ। कभी जब आप कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिखते हैं और एक्टर्स और परफॉर्मेंस के लिखते हैं, कभी कोई ऐसा अनुभव हुआ हो कि कोई ऐसी बात उसमें चली गई हो कंट्राडिक्शन में, और या ऐसा अनुभव हुआ हो कि वो लोगों को पसंद ना आई हो? कभी कुछ ऐसा अनुभव हुआ आपको? सर ऐसा कई बार होता है। सबसे पहले तो जब मैंने टेलीविजन के लिए कॉमेडी लिखना स्टार्ट किया था, तो मुझे कहीं ना कहीं किस्मत से उन्हीं लोगों के लिए लिखने का मौका मिल गया जिनका मैं हमेशा से फैन हुआ करता था। जैसे कि सुनील ग्रोवर हो गए, और एक क्रिकेट का शो भी हुआ था जिसके अंदर मैंने वीरेंद्र सहवाग, इरफान पठान, इन लोगों के लिए भी लिखा था, और जो जिनकी कॉमेडी हम लोग हमेशा से देखते हुए आए हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये था मन में कि यार मैं अगर इनका फैन हूँ और इनके सामने अपना वो बता दिया मैंने कि यार मैं एक फैन बॉय इमेज लेकर चले गया, तो शायद मैं अपना काम कभी भी ईमानदारी से नहीं कर पाऊंगा, और ये जो कहेंगे एक फैन की तरह मैं शायद इनकी बातें मान लूंगा। और सर बड़ी सच्चाई बात है कि कई बार शुरू शुरू के अंदर कॉन्फिडेंस भी बड़ा कम हुआ करता था कि यार यार ये तो 20-20 साल से आर्टिस्ट है, मैं नया नवेला ठहरा राइटर 2-3 साल से लिखने वाला, मैं इनकी बात कैसे टाल सकता हूँ। तो कभी कभार उनकी बातें अग्री भी कर जाता था, लेकिन जब मैं सोचता था कि नहीं यार मेरे मन में था कि इस तरीके से होना चाहिए, और अगर वैसे हुआ होता तो शायद स्टेज के ऊपर ज्यादा अच्छा लगता। फिर मैंने सर अपनी बातें रखना शुरू की, और मैंने ये सोचा कि सिर्फ बातें ही रखना जरूरी नहीं है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है तो इट्स गुड, वो कहीं ना कहीं आपके स्क्रिप्ट को बेटर ही बनाता है, लेकिन जो पॉइंट को आप रख रहे हो बड़ी कन्विक्शन से रखिए कि उसके 10 सवाल वो जो पूछने वाले हो शायद आपके दिमाग में पहले से होने चाहिए कि जो ये 10 सवाल पूछने वाले उसके 10 जवाब मेरे दिमाग में हो, तब जाके मैं कन्विंस करूँ हो। तो लगभग 1-2 महीने लिखते लिखते हुए, और एक बार ऐसे ही कन्विक्शन से मैं ऐसे ही किसी आर्टिस्ट के सामने बैठा हुआ था, उन्होंने मेरी बात काटी, उनका नाम नहीं लूंगा, बट उन्होंने मेरी बात काटी कि नहीं यार अर्पित यार इसमें मजा थोड़ी आता है, ये नहीं हमारी एक बात मानो, ऐसा वैसा। मैंने बोला सर आप ये चीज़ करके देखिए, अगर नहीं अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट टाइम से जो आपने बोला बोलोगे वो मैं करूँगा। तो सर मैं वाकई में इतना डर कर बैठा हुआ था कि बस जो मैंने बोला है वो किसी तरीके से अच्छे से हो जाए, और ऑडियंस की सबसे ज्यादा तालियां उसी चीज के ऊपर बजी जो मैंने लिखी थी। और स्टेज पे परफॉर्म करने के बाद उन्होंने सबसे पहले आके मुझे हक किया और बोला कि यार तुमने कन्विक्शन से ये चीज बोली, मैंने मानी, अब आगे से तुम्हारी भी सुना करेंगे। तो सर वो कहीं ना कहीं एक जीत थी। कॉन्ट्राडिक्शंस होते रहते हैं, कुछ आर्टिस्ट होते हैं जो अगर स्क्रिप्ट 5 लेवल की है तो उसको 10 तक लेकर चले जाते हैं, सुनील ग्रोवर जैसे आर्टिस्ट, लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी होते हैं कि अगर आपने स्क्रिप्ट 10 लेवल की लिखी है तो उससे 7 या 8 लेवल के ऊपर लेकर आ जाते हैं। सो इट्स कंप्लीटली अ मिक्स गेम, एक दूसरे की समझ-बूझ के साथ में चलना पड़ता है। क्योंकि जब हम कॉमेडी की बात करते हैं, जैसे सुनील ग्रोवर जी और आप दूसरे परफॉर्मर्स के लिए भी लिखते आए हैं, तो ये एक हास्य विधा है साहित्य की, और हास्य में व्यंग भी होता है, और जहाँ हास्य व्यंग का समीकरण हो जाए वहां पर कंट्रोवर्सी आना कहीं ना कहीं उसके लिए तैयार रहना पड़ता है। बिल्कुल सही बात बोल। तो उस प्रकार से कोई ऐसी चीज कंट्रोवर्शियल हुई हो सर कंट्रोवर्सी समाज में, पब्लिक में, मीडिया में, जो आपने लिखा हो? और वो सर मैं इसके 2 जवाब दूंगा। एक तो सबसे पहली बात, इंडियन टेलीविजन के ऊपर कंट्रोवर्सी होना बहुत डिफिकल्ट है। उसका रीजन ये है कि इंडियन टेलीविजन में जो चैनल्स है वो ऑलरेडी इतना ज्यादा फिल्टर कर कर चीजों को लेकर जाते हैं, जो हम लोग के राइटर्स की लड़ाई भी होती है कि यार हम जो चीज कहना चाहते थे आपके फिल्टर के कारण अब हम उस तरीके से उस बात को कह ही नहीं पा रहे। आप आपके फिल्टर के कारण आपने 5 लेवल के ऊपर बातें काट दी, तो अब जब जो बात कम्युनिकेट हो रही है वो शायद हमारी लिखी हुई और हमारी सोच नहीं है। मतलब सर कुछ एक चैनल्स तो इंडिया के अंदर ऐसे हैं जिसके अंदर खून बोलना अलाउड नहीं है, किसी चैनल के अंदर हत्या बोलना अलाउड नहीं है, किसी के अंदर नॉनवेज बोलना अलाउड नहीं है, आप चिकन का नाम नहीं ले सकते, आप अंडे का नाम नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी रिसर्च के हिसाब से जो उनकी हार्डकोर ऑडियंस है वो मारवाड़ी गुजराती है जो कि अंडा चिकन नहीं खाती। तो ये चीजें उनकी रिसर्च भी बिल्कुल कुछ कहती है, इसकी कारण से वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्शंस राइटर्स के ऊपर डालते हैं। तो इंडियन टेलीविजन के ऊपर किसी भी शो के अंदर अगर कंट्रोवर्सी हो रही है तो वो बेवजह की ही हो रही है, क्योंकि असली चीजें जो कंट्रोवर्सी के लायक होती है वहां तक वो पहुंचने ही नहीं देते। दूसरा जवाब जो मैं देना चाह रहा था
मेरी बुक को लेकर सर जरूर कंट्रोवर्सी कहूँ ना कहूँ, लेकिन एक इंसिडेंट ये रहा है कि मेरी पिछली बुक थी लव नोज नो एलओसी, और वो बुक पिछले साल ही रिलीज हुई थी और पेंगुइन इंडिया ने उसको पब्लिश किया था। तो वो बुक थी एक इंडियन क्रिकेटर और पाकिस्तानी पॉप स्टार की लव स्टोरी। तो सर मुझे जितनी चार बुक के अंदर जितना लोगों का प्यार मिला था, प्यार इस बुक के लिए भी मिला, लेकिन जो हार्ड कोर इंडिया पाकिस्तान राइवलरी के अंदर विश्वास करते थे ना, उन लोगों ने तो सर जो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक के ऊपर भर भर के गालियां दी, मैं बता नहीं सकता। तो कंट्रोवर्सी हो ना हो, बट ये चीज जरूर है कि आ, इस चीज का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि लोगों की सेंसिबिलिटीज क्या है, क्या आप जो चीज लिख रहे हो वो उस चीज को उस तरीके से परस्यू करेंगे जैसा आप चाहते हैं। वाह। अब देखिए, आज आपसे बात करते हुए कुछ ऐसी बातें पता लगी जो हम लोगों को, आम लोगों को नहीं पता होती हैं, या जो हम बिल्कुल लोग इस इंडस्ट्री से नहीं जुड़े होते हैं, कि इतनी लिमिटेशंस के बीच में, इस सरहद के बीच में एक हिंदी का लेखक हो या इस इंडस्ट्री का लेखक अपनी बात को कहता है और फिर भी लोगों तक पहुंचती है और फिर भी इतना देखा जाता है। तो जी। दुनिया का सबसे प्रचलित प्लेटफॉर्म है, और स्पेशली आजकल कोरोना काल में लोग टेलीविजन और के आगे ही ज्यादातर बैठे रहते हैं और टीवी चैनलों को ही देखते रहते हैं। तो जब हाँ आप स्क्रिप्ट लिखते हैं, तो कुछ स्क्रिप्ट होती हैं जो पहले से प्री रिकॉर्डेड होती हैं, उनकी एडिटिंग भी हो जाती है, लेकिन कुछ लाइव प्रोग्राम्स भी होते होंगे जहाँ पे आप स्क्रिप्ट लिखते होंगे पर्दे के पीछे कुछ, तो बिल्कुल सर। उसका अनुभव। सर दोनों का अनुभव बहुत अलग होता है। मोस्टली जो 98 टू 99% शोज जो आप इंडियन टेलीविजन पे देखते हो, अपार्ट फ्रॉम शोज लाइक राइजिंग स्टार जो कि लाइव रियलिटी शो होने लग गए हैं, सभी प्री रिकॉर्डेड होते हैं। मतलब जनरली शेड्यूल ऐसा रहता है कि ट्यूसडे को शूटिंग हुई और दोनों एपिसोड की शूटिंग हुई और सैटरडे संडे को टेलीकास्ट हो गया। लेकिन जो एक शो मैंने लिखा था लास्ट ईयर, जो इस बार भी मैं लिखना चाहता था, मेरा सबसे पसंदीदा शो रहता है सुपर फंडे नाम का। ये आईपीएल के साथ में हमने मिलकर एक प्रॉपर्टी क्रिएट की थी फॉर अ चैनल कॉल्ड स्टार गोल्ड, जिसके ऊपर छोटे छोटे से बच्चे आके कॉमेडी करते हैं अलॉन्ग विद द क्रिकेटर्स, एंड दे आल्सो शो द लाइव कवरेज ऑफ आईपीएल मैचेस। संडे टू संडे वो आता था। तो सर उसके अंदर लाइव का एक्सपीरियंस बड़ा कमाल होता है, क्योंकि आप एक सेकंड भी इधर से उधर नहीं हो सकते। आपको उसके अंदर रोबोट बन के काम करना है, क्योंकि अगर आपने एक भी गलती की तो वो डायरेक्टली ऑडियंस, हिंदुस्तान में लाखों लोग करोड़ों लोग बैठकर देख रहे हैं जो आपकी एक एक गलती को कैच करेंगे। तो हम लोग वहां पर सर, मैं बता रहा हूँ, अगर इतने बड़े बड़े नाखून भी लेकर जाते हैं ना, पूरे उस दिन नाखून खत्म हो जाते हैं नर्वसनेस में खा खा कर। जी। तो ये ही और उस दिन राइटर से ज्यादा परीक्षा होती आर्टिस्ट की, जो लोग उधर परफॉर्म कर रहे हैं। तो वो लेकिन एक बार लाइव का नशा आ जाता है ना सर, फिर मजा आता है वो करने में। तो लाइव इज ऑलवेज मोर एक्साइटिंग देन गेटिंग द थिंग्स प्री रिकॉर्डेड। वाह। हालांकि मेरा ख्याल प्री स्क्रिप्ट जो होती हैं वो सेफर होती हैं, और लाइव में रिस्क सिर्फ फैक्टर भी ज्यादा होते बिल्कुल हैं, सर, स्ट्रेस बिल्कुल। लेवल और आई एग्री। चुनौती बड़ी होती है, चैलेंज चुनौती बड़ा बड़ी होता होती है। है। बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, तो जो मैं अभी आपसे बात करते करते मेरे जहन में बात आ रही है, और मेरा ख्याल है कि हमारी जो ऑडियंस है आपकी, उनके पास भी कई सवाल, कई प्रश्न उनके मस्तिष्क में उभर रहे जी। होंगे। तो मैं उनको बताता चलूं कि अंत में 10-15 मिनट का समय आपको भी मिलेगा अर्पित जी से रूबरू होने का और उनसे अपने सवाल और प्रश्न कहने का। और इस बीच इसमें एक चैट की भी फैसिलिटी होती है, आप चाहें तो चैट में भी अपने कुछ सवाल पहले से भेज सकते हैं ताकि उनको यहाँ पर रखा जा सके। तो मेरा जो अगला सवाल यहाँ से निकल रहा है हमारी बातचीत से अर्पित जी, वो ये है, तो एक तो होता है जैसे लाइव हुआ, एक हुआ पहले से स्क्रिप्ट हुआ, लेकिन कुछ ऐसे जैसे इसमें आईफा अवार्ड्स के जिक्र है, जी सिने अवार्ड्स के जिक्र हैं, इसमें हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच कम्युनिकेशन भी होता है, लोगों के बीच बातचीत भी होती है जो मंचों पर आते हैं। तो क्या आप सबकी स्क्रिप्ट लिखते हैं या सिर्फ एंकर्स की स्क्रिप्ट लिखते हैं, या पूरे शो की का एक खांचा तैयार करते हैं? तो सर किसी भी अवार्ड फंक्शन के अंदर दो टाइप के राइटर्स होते हैं। एक होते हैं जो कि मेन इवेंट को लिख रहे हैं, वो राइटर्स जो कि समझे कि फॉर एग्जांपल करण जौहर और शाहिद कपूर मिलकर आईफा अवार्ड्स को होस्ट कर रहे हैं, तो उसका एक राइटर अलग होता है, और जो पूरा का पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उनकी एक एक लाइन, इंक्लूडिंग की अब लेते हैं ब्रेक, वो सारी चीजें भी लिखी हुई रहती हैं। हालांकि जी। ऑफ कोर्स वो सभी लोग इतने टैलेंटेड है कि अपने हिसाब से काफी इम्प्रोवाइजेशंस भी करते हैं, स्क्रिप्ट को और बेटर भी करते हैं, बट मेनली 98% ऑफ द थिंग्स आर स्क्रिप्टेड व्हेनेवर इट हैपेंस ऑन द स्टेज। उसके अलावा भी कितने लोग स्टेज के ऊपर आते हैं, कैरेक्टर के अंदर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा पुलिस बनकर आ गए,
फॉर एग्जाम्पल सुनील ग्रोवर मशहूर गुलाटी बनकर आ गए, फॉर एग्जाम्पल ऐसे काफी लोग अलग अलग आकर एक सिचुएशन के अंदर आते हैं और एंकर से आकर एक बैंटर करते हैं। वो सारी चीजें भी स्क्रिप्टेड होती हैं एंड इट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मेन अवार्ड राइटर। तो सर गैग्स होती है जो सब लोग आके स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, जो एंकर्स परफॉर्म करते हैं वो एंकर लिंक्स हमारी भाषा में हम लोग उसे कहते हैं। तो वो उनका एक राइटर अलग होता है और उसके अलावा होती है अलाइड प्रॉपर्टीज। जैसे कि आपने अगर पहले कभी भी आईफा देखा होगा तो आपने जरूर देखा होगा कि उसकी प्रॉपर्टीज होती थी कि वीकेंड विद द स्टार्स होता था और उसके अलावा रेड कार्पेट होता है, आईफा के अंदर ग्रीन कार्पेट होता है। तो ऐसे उनके 5 से 7 एपिसोड की छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके राइटर्स अलग होते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस दोनों के अंदर लिखने का है कि मैंने मेन अवार्ड फंक्शन भी लिखे हुए हैं और अलाइड प्रॉपर्टीज भी लिखी हुई है। काम दोनों ही इक्वली चैलेंजिंग होता है। वाह। और ये भी एक चुनौती होती है कि सब कुछ हर बार नया नया लिखने की, नया नया कहने की, क्योंकि वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचता है और बहुत विद्वान लोगों तक भी पहुंचता है, सिर्फ आम लोगों तक नहीं सर ये पहुंचता। ही सबसे बड़ी चुनौती होती है कि कॉमेडी के अंदर स्पेशली, कि अगर आपने एक पंच टेलीविजन के ऊपर ऑलरेडी पहले कह दिया है, अब आप उसको दूसरी बार वापस नहीं कह सकते जी। अब आप तो उसको किसी भी तरीके से आप कितना ही घुमा दें, लोग बोल देंगे कि अरे यार इसने तो उस शो का कॉपी करके वापस से वही पंच को डाल सुनी दिया। हुई बात कही है, तो सुना हुआ बिल्कुल है। बिल्कुल सर, एक चीज मैं हमेशा कहता हूँ, हालांकि काफी लोग इसके ऊपर मुझसे डिबेट भी करते हैं, कि एक्टर्स जितने भी होते हैं वो एक्टिंग करते करते सीखते हैं और साथ ही में अपने आप को और ज्यादा विद्वान बनाते हैं और ज्यादा मेच्योर बनाते हैं और भरते जाते हैं अपने आप को। लेकिन राइटर अपने आप को खाली करता जाता है कि जितनी चीजें सीखी हुई है आपने पढ़ा, आप ऑफ कोर्स अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं तो आप इतनी जल्दी खाली नहीं होंगे, लेकिन राइटर अपने आप को एक बार खत्म करते जाता है कि एक बार जो चीज कह दी अब दूसरी बार वापस नहीं कह पाएगा। ये बहुत बड़ी चुनौती है, मैं समझ सकता हूँ, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। और अब मैं बात करते करते एक और बात जहन में आ रही है कि एक बात होती है लाइव शोज की, जैसे अवार्ड इवेंट्स हैं, एक होती है टेलीविजन सीरियल, तो उपन्यास की तरह है, आपने पहले लिख दिए और उनके ऊपर तैयारी चल रही है। जी और एक होता है रियलिटी शोज। तो रियलिटी शो आपको करने का अवसर मिला या सर मैं उसके विषय में कोई जानकारी? सर मैं मोस्टली जो लिखता हूँ आजकल वो रियलिटी शोज ही लिखता हूँ। जैसे कि या तो रियलिटी शो या तो कॉमेडी शो जो प्रॉपर वो रहते हैं। जैसे कि इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज वाज अ रियलिटी शो जिसके अंदर छोटे छोटे बच्चे आते थे 10 साल से छोटी उम्र के, तो वो लोग आकर वहां पर परफॉर्म करते थे और फिर ये होता है कि फाइनली जाकर कोई एक विनर बन जाता है। वैसे ही एक शो था ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, एक शो था सो यू थिंक यू कैन डांस। तो इन शोज के लिए स्क्रिप्टिंग की है, इंडियन आइडल इज ऑल्सो रियलिटी शो, तो इनके लिए मैं जनरली लिखता हूँ और इनके अंदर मेरे ख्याल से कॉमेडी करना और ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि रियलिटी शो के अंदर समझें कि अगर 60 मिनट का एक एपिसोड है तो उसके अंदर कंटेंट जो एक दिया जाएगा जो आप ब्रेक के अलावा देख पाएंगे दैट वुड बी 42 मिनट्स ओनली। और उन 42 मिनट्स में से समझिए कि अगर इंडियन आइडल के लिए मैं लिख रहा हूँ तो उन 42 मिनट्स में से लोग आपकी कॉमेडी सुनने के लिए वहां पर नहीं आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं वहां पर सिंगर्स की गायकी सुनने के लिए, लेकिन उसके बीच में भी आपको कॉमेडी करनी है। तो 42 मिनट्स में से लगभग 37 टू 38 मिनट्स उनकी परफॉर्मेंस और जजेस के कमेंट्स में चले जाएगा। आपके पास में सिर्फ 4 मिनट्स होते हैं कि आपके एंकर्स ज्यादा से ज्यादा अच्छी कॉमेडी कर पाए, अच्छे ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट्स क्रिएट कर पाए। तो सर रियलिटी शो लिखना चैलेंजिंग है एंड आई ऑल्सो से दैट कि फिक्शन शोज लिखना भी उतने ही चैलेंजिंग होते हैं, क्योंकि मेरा मानना यह है सर कि भले ही हम लोग 2020 में आ गए और 2050 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो 80s का और 90s का कंटेंट था वो शायद आज के टाइम से और ज्यादा मेच्योर हुआ करता था। एंड प्रोबेबली दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन कि अभी जब कोरोना वाले वक्त में सारे के सारे पुराने शोज को टीवी के ऊपर वापस से लेकर आ गया है आ गए हैं लोग। जैसे कि देख भाई देख हो गया, सारा भाई वर्सेस सारा भाई हो गया, रामायण लोग देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, खबर ये है कि कैप्टन व्योम भी आने वाला है। तो चैलेंजिंग तो सर फिक्शन भी होता है, रियलिटी शोज भी। अच्छा, कोई ऐसी आपकी स्क्रिप्ट है या कुछ आप जो आप पढ़ के यहाँ सुनाना चाहें, जैसे जो लोग अपनी पुस्तक में से कोई अध्याय या कोई वो तो सर शायद मुझे ढूंढना पड़ेगा अभी, क्योंकि मैं वो करता हूँ, लेकिन मेरी एक मैं बुक अपने भाई से मंगवा लेता हूँ, फिर मैं उसमें से कुछ एक चीज पढ़कर आपको सुनाऊंगा। जी हाँ। आई डू नॉट हैव और इट कभी, अबाउट। हाँ हाँ, कोई आपका कविताओं की तरफ और कभी गीतों की तरफ रुझान नहीं गया लेखन के रूप में? सर बिल्कुल गया है, कविताएं मुझे पढ़नी पसंद है, हालांकि मुझे याद नहीं होती कभी, और
कविता मैंने एक ही लिखी है लाइफ के अंदर भी, और वो भी मैं एक बार सर्च करके आपको ज़रूर सुनाऊंगा एक बार। हालांकि बहुत ज़्यादा इमेच्योर सी है, क्योंकि मैं बहुत अच्छा कवि नहीं हूँ, लेकिन मुझे कविताएं सुननी पसंद है, गाने लिखने पसंद है, गाने लिखे हैं लेकिन अभी तक मूवीज़ के अंदर वो आए नहीं हैं। आई होप कि समडे वो भी चीज़ें आएंगी और लोग मुझे प्यार देंगे तो मैं और ज़्यादा से ज़्यादा उससे भी लिखने की कोशिश करूंगा। बहुत अच्छा। चलिए अपने कुछ उपन्यास के बारे में बताएं, या कुछ अगर मिल गया है आपको पढ़ने वाला, हाँ, कोई ऐसे स्क्रिप्ट या, और कविता भी ढूंढ लें, अच्छा लगेगा। यहाँ पे बहुत मैं से सिर्फ हमारे एक मिनट की लंदन में इजाज़त कवि। चाहूंगा, एक मिनट की जी जी। इजाज़त चाहूंगा और मैं ज़रूर आपको वो तुरंत बता देता हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं वो मेरे को एक ही है ना, इसलिए बहुत अंदर से निकालनी पड़ती है। हाँ जी सर, थैंकफुली मिल गई। तो एक कविता जो मैंने लिखी है वो ये है सर कि पता नहीं आप सभी लोग जो इसे सुन रहे हैं उन्हें कैसी लगेगी, लेकिन ऑफ कोर्स आप सभी मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, तो इसे सुनिएगा, अच्छी लगे तो बताइए फिर। और सर ये मैंने तब लिखी थी जब मुझे मेरी लाइफ में मेरी फर्स्ट गर्लफ्रेंड ने मुझे एक बार ये चीज़ कह दी थी किसी बात को लेकर कि यार अपनी औकात में रहा करो। तो उस चीज़ से कहीं ना कहीं एक वो होता है ना कि आपको गुस्से के अंदर आप काफ़ी कुछ वो चीज़ें कर जाते हैं जो जनरली आप शायद ना करें। तो मैंने सोचा था कि चलो ठीक है कविता ही लिखता हूँ, कहीं ना कहीं अपना गुस्सा बताता हूँ। मैं कविता लिखी थी सर, वो ऐसी है। तो कविता तो निकलती ही आ से है। हाँ जी सर। तुझे छूने से तुझे पाने तक, मेरी हर सांस को आजमाने तक, तुझे छूने से तुझे पाने तक, मेरी हर सांस को आजमाने तक, मैं मरते मरते जी और जीते जीते मर रहा हूँ। पर हाँ, मैं अब अपनी औकात में रहना सीख रहा हूँ। मेरे वाह। हर आंसू से तेरी हर हंसी तक, मेरे हर आंसू से तेरी हर हंसी तक, तेरे हर सपने का उनके हकीकत बनने तक, तेरी हर गाली हंस हंस के सुन रहा हूँ। पर हाँ, मैं अब अपनी औकात में रहना सीख रहा हूँ। उसकी जो बात थी ना कि अपनी औकात में रहो, वो बड़ी चुभ गई थी। जी। तुझे अपना समझने से मुझे पराया करने तक, तेरी बातें, तुझे अपना समझने से मुझे पराया करने तक, तेरी बात बात में चिल्लाने से मेरे मुस्कुराने तक, तेरे हर अनसुलझे प्रश्न का अनचाहा जवाब बनकर खड़ा हूं। पर हाँ, मैं अब अपनी औकात में रहना सीख रहा हूं। तेरे दोस्तों के महंगे तोहफों से मेरी चंद कविताओं तक, प्यार की अमीरी गरीबी सब समझ रहा हूं। पर हाँ, मैं अब अपनी औकात में रहना सीख रहा हूं। तेरे अभिमान से मेरे अपमान तक, तेरे अभिमान से मेरे अपमान तक, मेरे कुचले जाने से लेकर तेरे सम्मान तक, कुछ चीजें हैं जो कह नहीं सकता इसलिए लिख रहा हूं। पर हाँ, मैं अब अपनी औकात में रहना सीख रहा हूँ। तो सर ये एक छोटी सी कोशिश थी। वाह 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 वाह, फिर जी बताइए, बहुत अच्छी कविता है। थैंक यू सर, और थैंक यू। आपको इस फील्ड में आना चाहिए, क्योंकि आप लेखक हैं और आपके अंदर एक युवा पीढ़ी के लेखक हैं। तो मैंने देखा है कि जो आपने जो भी लिखा है और जो आपके प्रोग्राम है, ये काफी युवाओं तक और बच्चों तक पहुंचने में सक्षम है। बस सर तो आपने कह दिया, अब जरूर कोशिश रहेगी, एक मोटिवेशन मिल गया लिखने के लिए, आगे से जरूर लिखा जाएगा। और किसी उपन्यास के कोई अंश? सर उपन्यास मुझे एक सेकंड के लिए दीजिए, यहीं पर ही है। सर मेरी, आप मुझे सुन पा रहे हैं क्लियरली? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर मेरी एक बुक है, आई स्टिल थिंक अबाउट यू, इसका भी अभी हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन हो रहा है। तो इसका मैं सिर्फ 2 पैराग्राफ आपको पढ़कर बताऊंगा। हालांकि ये 3 पेज का लेटर मैंने लिखा था, और ये कहीं ना कहीं उस चीज से इंस्पायर्ड था। ये जो बुक है मेरी, आई स्टिल थिंक अबाउट यू, ये जो मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुआ था, लाइक वे बैक इन 2006, तो जी उसमें कोई मेरे दूर के जाने पहचाने वाले एक इंसान भी उसके अंदर अपना हाथ खो बैठे थे। तो
वो कहीं ना कहीं एक दिल के अंदर चीज थी कि कभी इस टॉपिक के ऊपर मैं लिखना चाहूंगा। तो एक इस बुक के अंदर एक भाई है जिसने अपने भाई को टेररिस्ट अटैक के अंदर खो दिया है, और वो टेररिस्ट के लिए एक लेटर लिख रहा है। तो उसके सिर्फ 2 पैराग्राफ में आपको इंग्लिश में लिखी हुई है, ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लड़के का नाम है ध्रुव। वो कहता है कि आई एम ध्रुव, वन ऑफ दोस लकी बास्टर्ड्स हु इज स्टिल ब्रीदिंग। आई एम ग्रेटफुल टू मेनी पीपल फॉर दिस। Terrorists and politicians are at the top of my list. Although no thank you is big enough to describe what you have done for me, I'm still trying to put it into words. First of all, I would like to thank the terrorists for not killing me while performing their latest atrocity and allowing me to breathe for some more days. Which is such a fortunate thing to talk about, right? You certainly have taken away many talented people who could have competed against me professionally. जी थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिएगा, क्योंकि आप स्पीड थोड़ी सी स्लो कर दिए तो समझ में आएगा। जरूर 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 जरूर। तो वो कहता है कि you certainly have taken many talented people who could have competed against me professionally, and you have reduced the Indian population with your random killings. We can now breathe deeply. It does not matter if our breath is that of a fear or anger. To most of us, it makes no difference. You have forced us to realize that this is not just a dog-eat-dog world, but a human-eat-human world also. We now have a few more historical monuments to show tourists, the memorials and aftermath of terrorist atrocities. Now you have given us something else to argue about. Which was the bigger attack? The bombs on the train or the bombs in the middle of a crowded market? But that's not a big issue. I'm sure the statisticians will sort it out. Such an exciting activity, isn't it? We say cricket is the most popular sport here, but I disagree. Because I think terrorism is more popular than cricket. And like the best of a sportsman, you play with the lives of millions. That requires lots of dedication and effort. तो सर ये 3 पेज का लेटर था। वैसे फिलहाल मैंने 2 पैराग्राफ पढ़े हैं, बट दिस इज दैट वन लेटर जो मुझे लगता है कि यार बड़ी दिल से लिखी हुई कुछ एक चीजें होती, तो शायद उनमें से एक ये चीज थी। तो अर्पित जी, ये आपकी मतलब यात्रा थी, आपकी जर्नी यहाँ तक, जो यहाँ तक कलम तक लेकर आई। अब इससे आगे आपकी क्या योजनाएं हैं, या क्या ख्वाहिश है, या क्या आपके सपने हैं, कहाँ आपको जाना है? सर सपने तो फिलहाल इस कोरोना वायरस के कारण हर किसी ने सपने देखना फिलहाल के लिए होल्ड पर डाल दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सपना है वो यही है, जो आई मीन शायद मैं पिछले 15-20 दिनों के अंदर इतना कुछ सीखा हूँ जो शायद अपनी पूरी लाइफ के अंदर नहीं सीखा। एक सपना ये है कि चाहे कितनी ही मेहनत कर लो, कितना ही कुछ लिख लो, लोग आपके काम को पसंद करें ना करें, आई थिंक मेरा एक चीज़ जो हमेशा फर्ज भी रहेगा और कहीं ना कहीं इच्छा भी रहेगी कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फैमिली के साथ में, अपने उन सारे पुराने दोस्तों के साथ में समय बिताऊं जिनके साथ में शायद मैं पिछले 10 या 12 सालों के अंदर नहीं बिता पाया। क्योंकि मेरे हिसाब से लाइफ इतनी ज़्यादा अनसर्टेन हो गई है ना सर कि whenever I would die, I would not like to die with a regret कि मैं जिन लोगों के साथ में समय सबसे ज़्यादा बिताना चाहता था उनके साथ में समय नहीं बिता पाया। बट एट द सेम टाइम हैविंग सेड दैट, ऑन अ प्रोफेशनल फ्रंट मैं चाहूँगा कि मैं इसी तरीके से लिखते लिखते लोगों को एंटरटेन करता रहूँ, कभी फिल्म्स भी लिखूँ, और मेरी मूवीज़ कभी कमर्शियली हिट हो ना हो, मैं वो अप्रिसिएशन चाहूँगा कि यार कुछ नया कंटेंट लिखा है, कुछ बहुत अच्छी चीज़ें लिखी है। तो सर यही कोशिश है एज ऑफ नाउ, और आई एम टेकिंग वन थिंग एट अ टाइम एज ऑफ नाउ, एंड आई एम जस्ट लिविंग वन डे एट अ मोमेंट। अभी आपने जो अर्पित जी बात कही, ये तो आपको पता है कि आप इस समय यूँ समझिए कि आप लंदन में हैं। हाँ ये जी। लंदन कलम शो चल रहा है, जिसमें अधिकांश लोग, ज़्यादातर लोग यहाँ पे सब यूके के ही हैं, लंदन के ही हैं, और ये भावना हम सब लोगों की होती है कि हम अपने उनके साथ समय बिताएं। लेकिन अपने अपने जीवन में हम कोई ना कोई चयन करते हैं और बाहर चले जाते हैं। तो इंदौर से अगर आप मुंबई में हैं तो आप भी वहाँ पे एक प्रवासी ही हुए, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर प्रवास का जीवन बिता रहे हैं। जरूर सर, जरूर जरूर। आपका प्रोफेशन है, आपका करियर है, हाँ। जिस प्रकार से आपने कहा कि आपकी मूवीज या फिल्में लिखने तक का आपकी इच्छा है, लेकिन आप अंग्रेजी में भी लिखते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि हॉलीवुड भी आपको कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करेगा भविष्य? सर हॉलीवुड तो एक ऐसी चीज़ है जो हम सभी लोग देखना पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कहानी होती है, वो हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो। तो मेरी कोशिश रहेगी ज़रूर कि हॉलीवुड के लिए भी कभी
कुछ मूवीज बना पाऊँ, और इफ नॉट फॉर हॉलीवुड एटलीस्ट फॉर टीवी सीरीज इन इंग्लिश जरूर वो। माय डियर ऑडियंस। हाँ जी सर, मेरी एक है ना बड़ी इच्छा है, मुझे नहीं पता कि उसका प्रोसेस क्या है, वो किस तरीके से वहां तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन मेरी जरूर इच्छा है कि जैसे कि आपने कहा कि लंदन के अंदर इंडियन कम्युनिटी काफी है, वैसे ही यूएस के अंदर भी इंडियन कम्युनिटी काफी है। मैं चाहता हूं कि उन पर्टिकुलर कुछ हजारों कुछ लाखों लोगों के लिए भी एक टीवी चैनल, आई एम नॉट श्योर वेदर इट्स देयर और नॉट, एक डेडिकेटेड टीवी चैनल इंडियन ऑडियंस के लिए रहना चाहिए, और उसके लिए पूरे की पूरी एक टीम होनी चाहिए मे बी इन लंदन, जो इंडियन राइटर्स ही उनके लिए लिखे और उनको वैसा कंटेंट देने की कोशिश करें जो वो शायद इंडिया में बैठे बैठे देखते हैं। आप तो बात कर रहे हैं डायस्पोरा चैनल की, हाँ जी, आप बात कर रहे हैं डायस्पोरा चैनल की, जहाँ हाँ विश्व जी, भर में हाँ जहाँ जी, भारतीय हो रहे हैं, जी सर, जी प्रवासी सर, प्रवासी उन सभी चैनल या के लिए प्रवासी भारतीयों के लिए। एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली। तो उनको भी कहीं ना कहीं ये लगे कि मतलब जैसे कि हमारे यहाँ पर होता है कि अच्छा 9 बजे ये वाला शो आने वाला, चलिए ये देखते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वही एक्साइटमेंट वहां बैठे इंडियंस के बीच में भी हो, तो कहीं ना कहीं एक जो ब्रिज होता है लंदन और इंडिया के बीच का, एक वो कहीं ना कहीं मैं कम करना चाहता हूँ। बहुत सुंदर विचार आपने दिए अर्पित जी, और सभी प्रवासी भारतीयों के विषय में आप कुछ सोच रहे हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से और इंटरनेट के जी माध्यम से एक वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, बिल्कुल और बिल्कुल। काफी कुछ हो गया है जो पहले नहीं था। जी इन शब्दों के साथ हमारे काफी ऑडियंस यहाँ पर आए हुए हैं, तो जी मैं सर, उनके साथ चाहूंगा कि उनके मन में जो सवाल उठे हुए अर्पित जी से वे करें। और जरूर। इसमें एक जूम में एक उसमें शायद हैंड्स का एक बटन बना हुआ है, आप उसको दबा सकते हैं, तो जैसे ही आप हाथ ऊपर खड़ा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक बटन के द्वारा, तो आप आ जाएंगे स्क्रीन के ऊपर और आप अपना प्रश्न पूछ सकेंगे। तो मैं खोलता हूँ फ्लोर ऑडियंस के लिए, अब प्लीज। ऑडियंस कहीं पर फिलहाल कोई ऑडियंस? शिखा, शिखा वर्ष ने इसने। शिखा जी आइए। शिखा जी लेखक हैं, पत्रकार हैं लंदन में। अच्छा जी, शिखा जी का मेरे ख्याल से ऑडियो और वीडियो दोनों ही बंद है, म्यूट पर है। चालू है, वीडियो शायद बंद है। हाँ जी, शिखा, शिखा जी मैं अब आपको सुन जी पा रहा हूँ। जी, नमस्कार अर्पित जी, नमस्ते पनीर जी। नमस्कार शिखा जी, कैसे हैं? बस मेरा एक छोटा सा सवाल था कि आपने जो इतना लिखा है, उसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? शिखा जी, इसकी प्रेरणा मुझे उन्हीं सारे रियल इंसिडेंट से मिलती है जो कि हमारे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं होते हैं। मेरे ख्याल से मैं वो कहानियां लिखना पसंद करता हूँ जो शायद लोगों के दिमाग में तो है, लेकिन शायद किसी ने लिखी नहीं है। जैसे कि लव नोज नो एलओसी जो मेरी एक स्टोरी थी, वो मैंने इंडियन और पाकिस्तानी लवर्स के ऊपर बेस करके वो मैंने स्टोरी लिखी थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ जानता हूँ कि काफ़ी इंडियंस ये सोचते हैं कि यार हर पाकिस्तानी बुरा नहीं है, और काफ़ी पाकिस्तानी भी ये चीज़ सोचते हैं कि हर इंडियन बुरा नहीं है। तो मैंने सोचा कि जब सारे के सारे हमारे न्यूज़ चैनल्स नफरत परोस रहे हैं, तो क्यों ना मैं कुछ प्यार की बातें दोनों कंट्रीज़ के बीच में करूँ। और इसीलिए शिखा जी मैंने वो ऐसी मैं काफ़ी स्टोरीज लिखना पसंद करता हूँ, जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था आई स्टिल थिंक अबाउट यू का भी, और वो भी एक मुंबई टेररिस्ट अटैक के ऊपर हुआ था। तो मैंने सोचा कि उसी पर्टिकुलर प्रीमाइस को इंटैक्ट रखते हुए मैं एक फिक्शन स्टोरी उसके इर्द गिर्द लिखूँ। जी तो यही मेरी कोशिश रहती है शिखा जी। जी, थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। थैंक यू, थैंक धन्यवाद शिखा जी। एनी मोर? यू। जय वर्मा जी इज देयर। जय वर्मा जी हमारी नॉटिंघम में काव्यरंग संस्था की संस्थापिका हैं, और अच्छा जी, लेखिका हैं, लेखिका हैं, कवि हैं, कहानीकार बहुत हैं। बढ़िया। और जी, जय वर्मा जी आप आ रही हैं? आइए आइए जय जी, नमस्कार, मेरी स्वागत आवाज आपका। आ रही है आपको? हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल आ आ रही गई है, जय बिल्कुल। जी आपकी आवाज। अच्छा, मैं ये कह आपको सुनने अच्छा लगा मुझे। पहली बात थैंक यू तो सो ये कि मच। मैं थोड़ा-सा बिगिनिंग में मैं मिस कर गई थी, शुरू में देख नहीं पाई आपको, सुन नहीं पाई, तो अच्छा जी, ज़रा-सा गैप वहाँ रहा। हाँ पर जी, कोई हाँ जी। बात नहीं, आपने बहुत अच्छी-अच्छी बातें बताई, बहुत अच्छा सीखने को मिला। थैंक यू तो सो मच, मेरा थैंक यू। प्रश्न ये था हाँ कि जी, जब आप इतना अच्छा लिख रहे हैं, जैसे आपकी बातों से और आपके विचारों से और आपके व्यूज़ तो सुने मैंने, हाँ जी, लेकिन ये भी जो हमारे जो इतने सारे टीवी पर प्रोग्राम आते हैं, इतने हाँ सारे जो सीरियल्स आते हैं, हाँ। उनमें अभी भी इतनी दूसरी बुराइयां क्यों दिखाई जाती हैं बजाय? नहीं, बहुत फेयर क्वेश्चन पूछा आपने, और ये कहीं ना कहीं हर किसी के दिल का प्रश्न है, तो आई एम ग्लैड कि आपने प्रश्न पूछा।
एक्चुअली मैम उसके लिए मैं एक चीज समझता हूँ कि टीवी चैनल्स बहुत कुछ नया दिखाने की कोशिश करते आए हैं, अभी भी करते हैं। लेकिन अगर हम पिछले 15 साल की हिस्ट्री इंडियन टेलीविजन शोज के उठाकर देख लें, जहां पर भी इंडियन ऑडियंस के लिए प्रोग्रेसिव शोज बनाने की कोशिश की गई है, आई विल जस्ट गिव वन एग्जांपल ऑफ साराभाई वर्सेस साराभाई। वो टेलीविजन के ऊपर बहुत बड़ा फ्लॉप शो था, लेकिन उसका कंटेंट इतना अच्छा था कि लोगों को सालों साल तक याद है, और उसके बाद में उसकी सेकंड सीरीज हॉटस्टार के ऊपर, वेब के ऊपर भी बनाई गई। तो मैम कहीं ना कहीं ये है कि हमारी ऑडियंस के अंदर उस लेवल के कंटेंट की एक्सेप्टेबिलिटी आज भी नहीं है, और इंडिया का टेलीविजन का जो मार्केट है, इट्स मोर देन 50% टू 60% इट्स रूरल, और रूरल के अंदर लोग आज भी पिछड़ी चीजें देखना पसंद करते हैं। और ये एक रिसर्च कहती है, ये मैं नहीं कह रहा। इसीलिए चैनल का प्रोड्यूसर के ऊपर प्रेशर ये रहता है कि भैया प्रोग्रेसिव चीजें ना दिखाई जाए, और प्रोड्यूसर का राइटर्स के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर ये रहता है कि जैसा चैनल बोल रहा है आप वैसा ही लिखने की कोशिश कीजिए। तो मैडम यही कोशिश रहती है राइटर्स की भी, पर आई थिंक दैट्स वन ऑफ द मेन रीजन कि मैंने टेलीविजन के लिए फिक्शन शोज लिखना छोड़ दिए, क्योंकि मैं आज भी वो सास बहू के झगड़े और वो सारी चीजें लिखने में इतना कंफर्टेबल नहीं होता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, थैंक यू। थैंक यू। ये कॉमर्शियलाइजेशन का इशू है। हाँ जी सर, बिल्कुल वो ही मेन इशू है। मीरा जी मीरा हैं। मीरा कौशिक जी आई हैं। मीरा कौशिक जी एक यहाँ की भारत की सांस्कृतिक राजदूत है इंग्लैंड में, क्या और बात है। वातायन की अध्यक्ष है हमारी जो संस्था है। मीरा अरे वाह। कौशिक जी, स्वागत। आपकी आवाज अब आ गई। हेलो मैम। हेलो हेलो आवाज सुन रही है। आपके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आ रही है मीरा जी, संगीत अब बंद हो गया। हाँ जी। अब बोलिए बोलिए मीरा जी, बोलिए। मेरा फोन तो शायद आपके दो इक्विपमेंट खुले हुए हैं। शायद वही हुआ होगा। हाँ, फोन और वो दो चीजें हैं, क्लैश कर रही हैं आपस में। हाँ इंतजार करते हैं। अरुणा अजीत अरुणा सारिया। अजीत सारिया जी, ये हमारी दूसरी लेखिका हैं। अच्छा जी। अरुणा जी और बहुत अच्छी वक्ता हैं, हमारी क्या कई बात। पुस्तकों के ऊपर आपके अब आप जितने लोगों का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं ना पद्मेश सर, मेरी इच्छा हो रही है कि काश मैं वहीं पर ही होता, अभी सबसे नहीं, पर्सनली आप मिल आएंगे, पाता। आप बुलाए जाएंगे बहुत जरूर से जल्दी। सर। जरा जरा दुनिया को खुलने दीजिए। हाँ जी। कहाँ गए अरुणा जी? अरुणा जी बोलिए, अभी कनेक्ट हो रही हैं। हाँ, आई कैन हियर अरुणा जी। हेलो मैम। अरुणा जी स्वागत। नमस्कार। नमस्कार अर्पित जी। नमस्कार मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ। मैं आपकी बातें सुन रही थी। हाँ जी। मुझे लगा कि हम लोग जो कुछ देखते हैं टेलीविजन पे, हाँ जी। सोचते हैं कि वही भारत का बौद्धिक स्तर है, हाँ जी। लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये बात नहीं है। ये ठीक है कि कहते हैं ना, अ वल्गर एज हाँ जी। डिमांड्स ए वल्गर अम्यूजमेंट। हाँ जी। तो वो जो वल्गर अम्यूजमेंट है, वो भारत की असली मनीषा नहीं है। ये बिल्कुल बात मैम। आपसे सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। जी मैम। और लेकिन उसके लिए एक अलग आउटलेट तो होना चाहिए ना। मैम उसके लिए जो एक अलग आउटलेट की, जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, तो कहीं ना कहीं जो पिछले 2 या 3 सालों के अंदर एक वेब में जो एक रिवॉल्यूशन आया है, डिजिटल मीडिया के ऊपर जो रिवॉल्यूशन आया है, वो कहीं ना कहीं वो कंटेंट देने की कोशिश कर रहा है जो शायद आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, पद्मेश सर जैसे लोग देखना पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऑडियंस वो डिवाइड हो गई है कि अगर जैसे कि आज भी मुझे अगर कुछ देखना होता है तो मैं कभी भी टेलीविजन खोलकर नहीं देखता हूँ। मैं टेलीविजन सिर्फ एक चीज़ के लिए खोलता हूँ, वो है स्पोर्ट्स चैनल देखने के लिए। और न्यूज़ चैनल भी मैंने देखना बंद कर दी, क्योंकि हर जगह के ऊपर बुराइयां चलती हैं। तो मैं या तो नेटफ्लिक्स देखूंगा, या तो अमेजॉन प्राइम देखूंगा, या तो हॉटस्टार देखूंगा। तो मैम उन ऑडियंस के लिए वो वहां पर जा चुका है। एक कहीं ना कहीं जो आप आउटलेट की बात कर रही है, लेकिन इंडियन टेलीविजन के अंदर मेरे ख्याल से सिचुएशन आगे आने वाले 5 या 7 साल या 10 साल के अंदर थोड़ी चेंज होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं आम जनता, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, सभी नेटफ्लिक्स के ऊपर, अमेजॉन प्राइम के ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं। और जब लोगों को वो वाला कंटेंट पसंद आने लग जाएगा, तब डेफिनेटली इन शोज के घर बंद होगा और अच्छे शोज वापस से हम लोग देख पाएंगे।
लेकिन इसका तो ये अर्थ है ना कि ये 2 क्लासेस बन गई हैं। जी। एक क्लास वो हाँ जो जी, कि पॉपुलर क्लास है और हाँ दूसरी जी, जो है वो इंटेलेक्चुअल क्लास है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये विभाजन जरूरी है क्या? हम पॉपुलर क्लास को क्या एजुकेट नहीं कर सकते हैं? मैम मेरे ख्याल से ये चैनल वाले और जो प्रोड्यूसर्स अगर ये डिसीजन इतनी रिसर्च करने के बाद में ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए कमर्शियली वायबल भी वही चीज़ है। क्योंकि अगर हम, जैसे कि मैंने अभी पद्मेश जी से बात करते करते बताया था कि लगभग 60% के आसपास लोग रूरल एरियाज में उनको देखना पसंद करते हैं, और रूरल एरियाज वालों की सोच और टीयर 2 सिटी वाले की सोच और मेट्रोपॉलिटन सिटीज वालों की सोच बहुत ही अलग होती है। तो जहां से उनको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, जहां से उनको सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, तो वो लोग भी कमर्शियली उस चीज को सोच रहे हैं और वो सोचते हैं कि ठीक है भैया, हमारा घर चल रहा है, हमें पैसे मिल रहे हैं, तो हम वही चीज करें, क्यों हम कोई सी नई चीज लाकर खुद का नुकसान करने की कोशिश करें। तो दे आर टेकिंग वेरी कमर्शियल डिसीजन। हाँ, ठीक बात है, पर मुझे अभी भी लगता है कि हम लोग अपनी ऑडियंस को अंडर एस्टिमेट करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बट अगर बात 10 समझे कि 10 लोगों की ऑडियंस है, लेकिन अगर उनमें से 3 लोगों की ऑडियंस एक सारा भाई वर्सेस सारा भाई जैसा शो देखना पसंद करती है, और 7 लोगों की ऑडियंस क्योंकि सास भी कभी बहू थी देखना पसंद करती है, क्योंकि मैम वो टीआरपीस कह देती है कि 4 के टीआरपी 5 के टीआरपी सास बहू के शोज को मिल रही है, और इंटेलेक्चुअल शो को अगर 0.7 की टीआरपी मिल रही है, तो कोई भी चैनल 0.7 वाला शो बिल्कुल करना पसंद नहीं करेगा। वो ये सोचेगा कि मैं एज ऑफ नाउ इसको रैप अप करूं और इसको कभी भविष्य में मैं इसको एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लेकर आऊं। आई थिंक वी हैव टू लिव इन होप कि एक दिन ये स्थिति बदलेगी। मैम मैं तो ये कहता हूं कि होप में भी क्यों रहे, हम तो डिजिटल देखना शुरू करें। जो चीजें ज्यादा जहां पर अच्छी पाई जाती है हम वहां पर देखेंगे, कंटेंट से सीखने की जरूरत है, हम वहां से देख लेंगे। खैर आजकल इतने चैनल्स हो गए हैं, इतने माध्यम हो गए हैं कि लोगों की हर ऑडियंस के लिए कुछ ना कुछ सब जगह है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद अरुणा जी आने के लिए। थैंक यू। अब हमारे पास 2-3 प्रश्नों का ही समय रह गया है, तो हम देखते हैं कि और कौन रूबरू होना चाहता है अर्पित जी से। नीचे चैट बॉक्स के अंदर कुछ आया है शायद। रवि शर्मा जी को मैं देख, अरे वाह रवि शर्मा जी, आप भी आए आज हमारी कलम में, बहुत बहुत स्वागत आपका। रवि शर्मा जी, अर्पित जी मैं बताऊं, रवि शर्मा जी हमारे सुपरस्टार हैं इंग्लैंड के। क्या बात है सर। हाँ, रेडियो, हिंदी रेडियो का आपने ही शुरू किया है, सनराइज रेडियो, और वर्षों से यहाँ पर एक बहुत बड़े स्टार के रूप में हमारे बीच हैं। रवि शर्मा जी, आपका स्वागत है। हेलो सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ अर्पित जी। बात यह कि मैं टेक्निकली बहुत कमजोर आदमी हूँ, तो मुझे ये यंत्र से आपके साथ जुड़ने में पहले तो शुरू में ही काफी दिक्कत हुई, और अब सुनने में भी बीच में काफी जो है वो डिस्टर्बेंस रही, लेकिन आपसे बातचीत सुन करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। धन्यवाद हमारे पद्मेश गुप्त जी का, वो ऐसे अवसर देते रहते हैं। मैं ये शोज देखता रहा हूँ कपिल शर्मा के, और उसी तरह के शोज यहाँ करने की कोशिश भी करता रहा हूँ काफी देर से। ओके सर। कॉमेडी में मैं देखा क्या जो होती है सर, आपकी आवाज नहीं आ पा रही। रवि जी, आपकी आवाज डिस्टर्ब हो गई है, जरा सा इंटरनेट कमजोर लग रहा है। रिकॉर्डेड होती है, उसमें बदल आ रही है लिखा है, और स्पॉन्टेनियस जो रिस्पॉन्स कई बार होता है कलाकार का, और फिर उसकी जो मेरा ख्याल है कि अभिनय की अभिव्यक्ति होती है उसकी, उसके माध्यम से भी वो कुछ डायलॉग बोलता है। तो आपकी स्क्रिप्ट के साथ न्याय हो पाता है? सर, जैसे कि हम लोगों की आपकी आवाज थोड़ी सी बीच में कटी थी, लेकिन जितना मैं आपका सवाल समझ पाया हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि कई बार आप जिस तरीके से चीजें लिखते हैं मंच पर, वो कई बार नहीं होता है, क्योंकि उनको कई बार स्पॉन्टेनियस डायलॉग बनाना होता है।
एकदम कुछ का कुछ जो है कपिल के शर्मा के मुख जी। से, वो जो शारदा जी है उनके मुख से, या अपने और जो कलाकार हैं वहाँ उनके हाँ। मुख से कुछ ऐसा निकलता है जो आपकी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं होता, बिल्कुल, और वो कई बिल्कुल। बार लाफ्टर बटोरता है, कई बार आपके संवाद छूट जाते हैं और वो कहीं आगे निकल जाते हैं। तो बिल्कुल। आपको लगता है कि कहीं आपकी लेखनी के साथ इंसाफ हो रहा है या नहीं? सर जब आर्टिस्ट कपिल शर्मा जैसे हो और सुनील ग्रोवर जैसे हो, तो सर मैं ये चीज कहूंगा कि वो राइटर की स्क्रिप्ट अगर एक 5 या 6 लेवल की है तो उस स्क्रिप्ट को वो 10 लेवल तक ही लेकर जाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में इतने ह्यूमरस होते हैं, वो अपने आप में इतने ज्यादा स्पॉन्टेनियस होते हैं कि उन्हें पता है कि किस बात को कहां से कहां लेकर जाना है और वापस से स्क्रिप्ट के ऊपर घूमकर वापस से आना है। तो सर जरूर न्याय होता है जब ऐसे आर्टिस्ट होते हैं। तो हैविंग सेड दैट, ऐसे भी आर्टिस्ट होते हैं जिनको आप कितनी ही कमाल की स्क्रिप्ट दे दो, जेन्युइनली वो बंटा ढाल करेंगे ही उसका। तो सर उन दोनों ही सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ता है। एक प्रश्न ये भी है। हाँ जी, हेलो। अर्पित, ये भी दूसरा के जो तालियां जो है वो कलाकार बटोर ले जाता है, जबकि मेहनत काफी होती है आपके मतलब लगता है कि शो आपने लिखा है, संवाद आपके हैं, लाफ्टर के लिए मटेरियल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, पर कहीं पर आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता पहले या शो के बाद में कि भाई इनकी लेखनी से सारा मसाला आया है। ऐसा कुछ चाहते हैं आपके पैसे के साथ साथ वो भी मिलना चाहिए? सर जरूर मिलना चाहिए। ये तो आपने दिल की बात कही है कि हर राइटर चाहता है कि जो उसने काम किया है उसको क्रेडिट मिले। पैसा थोड़ा कम मिले चल जाएगा, लेकिन जो काम किया उसकी इज्जत मिले। राइटर का सबसे पहली भूख वही होती है सर। तो कुछ आर्टिस्ट बहुत अच्छे होते हैं जो आगे रहकर इंट्रोड्यूस भी करवाते हैं कि ये हमारे राइटर है। जैसे मैंने जिन भी आर्टिस्ट के लिए लिखा है उनमें से कुछ एक आर्टिस्ट ऐसे भी थे जो स्टेज के ऊपर आपका नाम अनाउंस कर देते थे आफ्टर द इवेंट कि द स्क्रिप्ट वाज रिटन बाय सो एंड सो पर्सन, अर्पित वगेरिया और ऐसा। तो सर बड़ा अच्छा लगता है और आपको लगता है कि यार मुझे मेरे काम में क्रेडिट मिला है तो आगे से और दुगनी मेहनत मैं करूं और बहुत अच्छी तरीके से काम किया जाए। लेकिन अब आप इसी बात को मैं और आगे ले जाकर एक चीज और कहना चाहूंगा कि राइटर को लेकिन क्रेडिट देने के लिए आप फिल्म इंडस्ट्री कह लें या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री कह लें बहुत हिचकती है। आपने जितने भी शोज देखे होंगे जिसके ऊपर फिल्म्स का प्रमोशन होता है, आप उसके अंदर एक्टर्स को जाते हुए देखते हैं, आप उसके अंदर डायरेक्टर्स को जाते हुए देखते हैं, आप उसके अंदर प्रोड्यूसर्स को जाते हुए देखते हैं। शायद इक्के दुक्के एक दो भी नहीं सर, ऐसा कोई एग्जाम्पल ही नहीं है जिसके अंदर राइटर खुद उस मूवी का राइटर बनकर वहां पर आया हो प्रमोशन के अंदर, इन एनी ऑफ द शोज जिसके अंदर भी सेलिब्रिटी इंटरेक्शन होता है। तो सर वो एक बहुत ही दर्दनाक चीज होती है राइटर के लिए। लेकिन आई होप कि हमारी जनरेशन में भी कोई जावेद और सलीम निकलेंगे जो अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। सलीम जावेद को मिला है क्रेडिट। बिल्कुल। लेकिन बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू सर, मुलाकात होगी आपसे। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। और हमारी यहाँ बर्मिंघम सटन कोलफील्ड से लेखिका हैं शैल अग्रवाल जी, अभी वो कनेक्ट होंगी आपसे अर्पित जी, एक वरिष्ठ साहित्यकार और कवियत्री शैल अग्रवाल जी। नमस्कार अर्पित जी। नमस्कार शैल जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। मैं आपने जो कविता सुनाई थी, हाँ जी, आपने कहा था कि तुम्हारे गुस्से से मेरी मुस्कान तक। हाँ जी। तो आपको लगता है कि हर हास्य में हाँ, कहीं एक लाचारी या करुणा का भाव रहता है? बिल्कुल रहता है मैम। मेरा जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं लाचारी, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सा दर्द जो होता है वो ही हास्य को बेहतर तरीके से बाहर निकल कर लेकर आ पाता है। नहीं, मैं भी यही मानती हूँ। तो उस हिसाब से आपकी प्रिय जो अभी तक की आई किताबें और रचनाएं हैं, हाँ जी, उसमें कौन सी ऐसी रचना है जिसमें आपको लगता है कि आपकी तलवार सही तरीके से उठी है? मैम मेरे हिसाब से जो मुझे लगता है कि अभी तक जितनी भी मैंने किताबें लिखी है उनमें से अगर एक किताब को अगर मैं चूज करना चाहूंगा तो शायद वो किताब होगी अपनी मुस्कुराने की वजह तुम हो, जो हिंदी में है, और जो इंग्लिश के अंदर यू आर माई रीजन टू स्माइल है। तो मुझे लगता है कि शायद उसके अंदर जो भी 5 किताबें मैंने लिखी है, मैं अपनी लिस्ट में उसको पहले नंबर पर रखना पसंद करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू।
आइए चलिए, अगर कोई इस बीच हाथ उठाता है अपना और वो हैंड आइकन दबाता है तो उसको यहाँ पर ले लिया जाएगा प्रश्न के लिए, और नहीं तो मैं समाप्ति की ओर बढ़ता हूँ। अर्पित वगेरिया जी को प्रति बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करते हुए, और जो लोग थोड़ा देर से आए हों तो मैं बताता चलूं, अर्पित वगेरिया जी एक युवा रचनाकार हैं, भारत के एक उभरते हुए लेखक, लेकिन इन्होंने बहुत अपने कम बड़े यूथ में, अपनी जवानी में बहुत शोहरत हासिल की है, बहुत कुछ अचीव किया है जीवन में। आपके अंग्रेजी के उपन्यास से जहाँ एक और बेस्ट सेलर्स हैं भारत में और पेंगुइन जैसे प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है, वहीं आपने कई टेलीविजन चैनलों के लिए लिखा है, उसमें कई रियलिटी शोज लिखे हैं और कॉमेडी शोज लिखे हैं, सुनील ग्रोवर जैसे महान कलाकारों के लिए, और इंडियन आइडल, ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, इनके अलावा आईफा अवार्ड, जी सिन्हा अवार्ड जैसे मशहूर कार्यक्रमों के लिए भी आपने स्क्रिप्ट लिखी हुई है। तो हम बहुत बहुत आभारी हैं अर्पित जी से, और इन शब्दों के साथ हम इसको समाप्त करते हैं कि हम अवश्य आइए। हाँ, टोनी जी बर्मिंघम से हैं और ये सोशल मीडिया के बहुत बड़े लेखक हैं, हमारे अकाउंटेंट हैं। टोनी चावला जी, आप आइए टोनी जी। अर्पित जी नमस्कार आपको, एंड गुप्ता साहब नमस्कार। नमस्कार टोनी जी, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक साहब। आपके पड़ोसी शहर से हूँ साहब, नर्मदा के किनारे के, हरदा नाम है शहर का, छोटे से शहर। क्या बात है सर, जरूर जानता हूँ हरदा को, और बचपन में कुछ दोस्त हुआ करते थे जो वहाँ पर रहते भी थे, तो बहुत खुशी हुई सर। वाह। तो थोड़ा सा पर्सनल सवाल अर्पित जी, जरूर। मेरा भरोसा ये है कि आप पब्लिक लाइफ में हैं और आपकी प्राइवेट लाइफ में थोड़ा सा पूछा जा सकता है आपके बारे में। बिल्कुल पूछा जा सकता है सर, बिल्कुल। तो पहले तो जब वो गर्लफ्रेंड के बारे में बताइए आपकी, जिसने कहा था कि औकात पे रहो, कुछ कहानी आगे बढ़ी है कि नहीं, कहाँ तक पहुंची था? नहीं सर, वो वाली कहानी, वो सबसे पहला प्यार था, जो जैसा कहते हैं कि सबसे पहला प्यार अंधा और सच्चा दोनों होता है, तो वो काफी हद तक रहा। और लेकिन फिर उसके बाद में अगर जब बात औकात के ऊपर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की भी चीज होती है। अगर प्यार होगा तो जरूर आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर ये सिर्फ कुछ शर्तों के कारण आगे बढ़ रहा है तो ना ही बढ़े तो ठीक है। तो सर वो वाला प्यार तो आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसके बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि यार जो लोग कहते हैं ना कि प्यार सिर्फ एक ही बार होता है, वो बड़े झूठे होते हैं। कि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि प्यार, मतलब इश्क इतना भी आलसी नहीं कि सिर्फ एक बार होकर रुक जाए, ये बार बार भी हो सकता है सर। तो उसके बाद में भी मोहब्बत हुई और बहुत जोर जबरदस्त से हुई, और काफी हद तक हुआ, बड़ी आगे बात, और बाद में फिर फाइनली शादी भी हो गई सर। तो प्यार से कोई प्रेरणा लेके कोई आपकी कहानी हो जो पढ़ी जा सके? सर मेरी सारी कहानियां जो रहती हैं वो प्यार से प्रेरित ही रहती है। मतलब कहीं ना कहीं जब लोग मुझसे पूछते हैं कि आप इतना प्यार के ऊपर लिखते क्यों हैं, तो मैं बोलता हूँ मेरे लाइफ के अंदर इतना प्यार है कि यार मैं प्यार ही के ऊपर लिखूंगा ना। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक किताब कोई सी पढ़नी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यू आर माई रीजन टू स्माइल पढ़ें, और अगर उसके बाद में वो किताब भी आपको अच्छी लगती तो आप लव नोज नो एलओसी जरूर पढ़ें सर। थैंक यू। और ये किताबें जो है अमेज़न के ऊपर जो है सब उपलब्ध हैं, अमेज़न के ऊपर उपलब्ध है, यूके में भी उपलब्ध है, अमेज़न के ऊपर, हर जगह के ऊपर। ई बुक भी कोई पढ़ना चाहे तो amazon.uk से भी पढ़ सकता है, तो इट्स अवेलेबल एवरीवेयर। चलिए तो अब समाप्ति की ओर बढ़ते हैं, समय भी हो रहा है कलम का, और अवश्य हम उम्मीद करते हैं कि आप अर्पित जी स्वयं यहाँ पर पधारेंगे, हमारे मेहमान होंगे, अच्छा रहेगा आपके साथ रूबरू होने से। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित जी, और बहुत बहुत धन्यवाद संदीप बुटोरिया जी का, और कैथी जो विभा खतान फाउंडेशन से इसका बिहाइंड द सीन संचालन कर रही हैं और जूम को होस्ट कर रही हैं, मॉनिटर कर रही हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी लंदन के मित्रों से यही कहूंगा कि हम लोग जल्दी ही मिलते हैं कलम के अगले प्रोग्राम में, और कल मिलते हैं वातायन की गोष्ठी में शिखा वाचनी जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, सी यू। नमस्कार अर्पित जी, थैंक यू सो मच सर, जल्दी मिलते हैं।